आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन क्या है रेडियो एक्टिविटी की? इट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस और पार्टिकल्स फ्रॉम सर्टेन न्यूक्लियाई। मतलब कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आप से रेडिएशंस को एमिट करते हैं, जैसे कि अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे न्यूक्लियाई को रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बोला जाता है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। जो रेडिएशन मतलब ये जो फिनोमेना है इसको रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। अब अगर हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकली हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करा था किसने? हेनरी बैक्यूरेल ने। इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी भी है, शायद आप लोगों को पता होगी। हेनरी बैक्यूरेल को एक पिच ब्लेंड का एक सैंपल मिला था। पिच ब्लेंड एक तरह का पत्थर होता है। उन्होंने क्या करा, उस पत्थर को अपने एक कबर्ड में रख दिया जिसमें एक फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी हुई थी। तो उन्होंने क्या देखा कि मतलब कुछ टाइम के बाद, जैसे उन्होंने आज रखा तो कल देखा कि वो फोटो जो स्क्रीन थी, वो जो फिल्म थी बेसिकली, वो खराब हो गई। तो उनको लगा होगा ऐसे ही हो गया। फिर उन्होंने दूसरी फिल्म रखी वहां पर, तो वो वाली फिल्म भी खराब हो गई। तो ऐसा उन्होंने कई बार देखा। उन्होंने कहा यार ये हो क्या रहा कि बार बार मैं फिल्म रख रहा हूँ और इस कबर्ड में ऐसा क्या, एक पत्थर ही तो रखा हुआ है। तब उन्होंने देखा कि मतलब उन्होंने सोचा कि जरूर इस पत्थर से कुछ चीज निकल रही है, कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं जिसकी वजह से ये जो फोटोग्राफिक फिल्म है ये खराब हो जा रही है। तो उस पर फिर उन्होंने आगे रिसर्च करा और उन्होंने देखा कि कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने आप से रेडिएशंस एमिट करते हैं। और मतलब इस फिनोमेना को इन्होंने एक्सप्लेन करा था। हेनरी बैक्यूरेल को रेडियो एक्टिविटी का मतलब डिस्कवरर माना जाता है। इन्हीं की स्टूडेंट थी जिनको हम जानते हैं मारिया स्क्लोडोवास्का। पॉलिश सिटीजन थी, तो इनका नाम भी मतलब रशियन पॉलिश। और बाद में मैरी क्यूरी के साथ शादी के बाद इनका नाम मैरी क्यूरी हो गया था और मैरी क्यूरी के नाम से हम इन्हें ज्यादा जानते हैं। जो ये टर्म रेडियो एक्टिविटी है, इसको क्वाइन मतलब इसको दिया था मैरी क्यूरी ने ही। जो ये टर्म थी रेडियो एक्टिविटी की, ये मैरी क्यूरी ने ही दी थी। मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी, जो ये फोटोग्राफ है मैंने इसमें शो करा है कि इन दोनों ने काफी रिसर्च करी और मतलब बहुत मुश्किल कंडीशंस में, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी और मतलब बहुत इंटेंसिवली इन्होंने रिसर्च करा। और रेडियो एक्टिविटी में मतलब इन्होंने पिच ब्लेंड के सैंपल्स पर काफी एनालिसिस करा। कोई बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशनल एडवांसमेंट भी नहीं था उस टाइम पर, मतलब बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे उस टाइम पर, और दूसरा इनके पास पैसे भी नहीं थे। पर तब भी इन्होंने अपनी लैब में 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर करा था। पोलोनियम को सबसे पहले इन्होंने करा था, उसके बाद रेडियम को डिस्कवर करा था। हम जानते हैं ये दोनों ही एलिमेंट्स क्या हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला था अपने हस्बैंड के साथ, जिन्होंने डिस्कवर करा था रेडियो एक्टिविटी को। देन मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी में इनके अलावा और जो रिसर्चर रहे हैं उनका मैंने थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जैसे ग्रेहार्ड स्किमिड है, इन्होंने थोरियम की रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था और थोरियम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है, इसके बारे में इन्होंने रिसर्च करी थी। देन फ्रेडरिक सोडी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इनका, अगर आप लोगों ने थोड़ी भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री पहले पढ़ी होगी तो आपने सोडी फजान रूल पढ़ा होगा। तो सोडी फजान रूल में जो न्यूक्लियर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन मतलब एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनाना, उस पर इनका बहुत सारा काम है। देन रदरफोर्ड के बारे में तो हम जानते ही हैं कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्डमेंट से बहुत सारे एनालिसिस करे थे और जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो भी एक पार्ट है इनकी रिसर्च का। सिर्फ इन्होंने वो एटॉमिक मॉडल नहीं दिया था, उसके अलावा इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल एमिशन पर बहुत काम किया हुआ है। देन विलियम रैमसे की अगर हम बात करें तो इन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स थे जैसे हीलियम और शायद क्रिप्टन, इन एलिमेंट्स को इन्होंने डिस्कवर करा था। तो इनका भी रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर रिसर्च में काफी रोल रहा है। ये 4 बड़े नाम है, इनके अलावा भी और भी नाम है, बट ये 4 बड़े नाम है और थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा टॉपिक पे जा रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी के मतलब बेसिक नेचर के बारे में जा रहे हैं कि ये किस तरह से हम लोग इसे क्लासिफाई करते हैं। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, 2 तरह की रेडियो एक्टिविटी होती है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, मैं अगर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात करूं तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि कोई एलिमेंट है जो अनस्टेबल होगा। अब अनस्टेबल न्यूक्लियाइड या अनस्टेबल न्यूक्लियस या एटम क्या होता है, इसके बारे में मैं पहले काफी बात कर चुका हूं।
तो स्टेबल न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं और अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं हम जानते हैं। देन अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। अब कुछ ऐसे न्यूक्लियाइड जो नेचर में मिलते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और वो अपने आप क्या करते हैं, डिग्रेड होते हैं, और कुछ स्टेबल प्रोडक्ट न्यूक्लियाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट न्यूक्लियाइड्स बनाते हैं, और साथ में कुछ हो सकता है कि कुछ रेडिएशन भी निकले, जैसे अल्फा पार्टिकल निकले या बीटा पार्टिकल निकले या पॉजिट्रॉन निकले। तो अगर ये अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और अगर कोई एलिमेंट है और उस पर हमने क्या करा, बॉम्बार्ड कराया कोई दूसरे पार्टिकल का, से कोई पार्टिकल पी ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉम्बार्ड कर रहा है। बॉम्बार्ड कर रहा है मतलब ये इससे टकरा रहा है और इसके साथ फ्यूज हो जा रहा है। तो हो सकता है कि ये जो एलिमेंट है ये अनस्टेबल हो जाए, के ऊपर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, और मैं लिख रहा हूँ कि ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल होने के बाद ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, ये कुछ स्टेबल न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर कुछ एमिशन हो जाएगा। तो ये वाला केस किसका है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी दो टाइप की होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में क्या होगा कि एलिमेंट अपने आप से ही ट्रांसफॉर्म होगा दूसरे एलिमेंट में और रेडिएशंस का एमिशन करेगा। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या करेंगे, हम कोई सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन, जैसे कि न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या गामा रेडिएशंस का बॉम्बार्डमेंट कराएंगे किसी एलिमेंट पे, और वो अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल होने के बाद स्टेबल होने के लिए वो मतलब वो ट्रांसफॉर्म करेगा दूसरे न्यूक्लियाइड में और साथ में कुछ रेडिएशंस का एमिशन करेगा। तो ये जो रेडिएशन निकलेगी यहाँ पर, इसको रेडियो एक्टिविटी बोला जाएगा। अगर नेचुरली हो रहा है तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और अगर हम करा रहे हैं मैनमेड रेडियो एक्टिविटी है तो उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब जो रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिविटी में जो रेडिएशन हमको मिलती हैं अलग अलग तरीके की, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं, 5 तरह के रेडियो एक्टिव डिके हो सकते हैं। रेडियो एक्टिव डिके का मतलब क्या है कि एलिमेंट में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो कुछ नया एलिमेंट भी बन सकता है, हो सकता है वो वही रहे, और क्या होगा यहाँ पर, कुछ रेडिएशंस का एमिशन होगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर कि एलिमेंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और रेडिएशंस का एमिशन हो रहा है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी डिके। जो ये डिके है ये टोटल 5 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले इसमें अल्फा डिके है, उसके बाद बीटा डिके, देन पॉजिट्रॉन एमिशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर, और लास्ट है इसमें आइसोमेरिक ट्रांजिशन। अब मैं यहाँ पर अल्फा डीके को डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले अल्फा डीके में होता क्या है कि जैसे कोई एलिमेंट है, जनरली ये जो अल्फा डीके होता है ये जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं ये शो करता है। ठीक है, ये हैवियर एलिमेंट्स में होता है जो बड़े होते हैं, या फिर जिनमें जो एन पाई बी रेशियो जो होता है ये 1.5 से या तो ज्यादा होता है या 1.5 से कम होता है। तो ये यहाँ पे कंडीशंस हैं इसके लिए, अल्फा डीके के लिए। अल्फा डीके में होता क्या है कि हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसका एमिशन होता है। हीलियम का न्यूक्लियस हम देख रहे हैं यहाँ पर, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। 4 क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और अभी क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है साथ में, इसलिए +2 चार्ज इस पे रहेगा। सो व्हाट इज अल्फा रे या अल्फा रे पार्टिकल, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। और इस पे चार्ज का कैसे पता चलता है, हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रिक प्लेट्स होंगी, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। अगर कोई पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है तो ऑब्वियस है कि उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कोई पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है तो ऑब्वियस है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब अल्फा रे एमिशन होता है तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि इन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनमें अगर हम बाकी रेडिएशन से कंपेयर करें तो इनका मास जो होता है ज्यादा होता है, इनका मास ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड कम हो जाती है। तो हम जैसे देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड होती है ये 1/10 होती है एज कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो इनकी जो स्पीड होगी वो लगभग 10⁷ मीटर पर सेकेंड के अराउंड होगी। स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में अल्फा पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब हम बात करते हैं इसमें आयनाइजेशन की। आयनाइजेशन क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल या कोई रेडिएशन गैसियस सिस्टम से पास होती है या किसी भी सिस्टम से पास होती है, सॉलिड लिक्विड या गैस किसी से भी पास होती है, तो
डिपेंडिंग अपॉन कि उस रेडिएशन में जो पार्टिकल्स है उनका मास कितना है और चार्ज कितना है। मास और चार्ज दोनों फैक्टर यहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर मास और चार्ज ज्यादा है, दोनों चीजें ज्यादा है, तो वो क्या करता है, पार्टिकल जिस जिस सिस्टम से पास हो रहा होता है, जैसे लिक्विड से या गैस से पास हो रहा होता है, तो उसके मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जो वो गैस फेस होगा या जो लिक्विड होगा उस पर चार्ज हो जाएगा या वो आयनाइज हो जाएगा। अगर हम बाकी पार्टिकल से कंपेयर करें तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज भी ज्यादा होता है और इसका मास भी होता है, और तो इसीलिए इसकी आयनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा आयनाइज करते हैं किसी गैसियस सैंपल को या लिक्विड सैंपल को, और इनका जो आयनाइजिंग पावर होती है वो 100 टाइम्स होती है इन कंपैरिजन टू बीटा रेडिएशन। इसके बाद हम बीटा रेडिएशन अभी देखेंगे। तो बीटा के कंपैरिजन में इनकी जो आयनाइजिंग पावर होती है वो 100 गुना ज्यादा होती है। उसके बाद एक टर्म आती है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है कि से कोई सॉलिड फेस है, तो हमने क्या करा, अल्फा पार्टिकल रेडिएशन का एमिशन करा, तो अगर अल्फा पार्टिकल उस सॉलिड फेस को क्रॉस करके, सॉलिड जो बीच में हमने बैरियर लगाया उसे क्रॉस करके पार हो जाता है, मतलब अल्फा पार्टिकल की बात ना करूं, मैं एक जनरल बात करूं कि कोई भी रेडिएशन अगर किसी सॉलिड फेस को पास करके पार हो जाता है तो हम बोलेंगे कि मतलब इसको हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन पावर। तो अल्फा पार्टिकल क्योंकि बड़े होते हैं, इनका मास ज्यादा होता है, बड़े होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि सॉलिड फेस से जब इन्हें पास करते हैं तो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि इनका मास ज्यादा होता है, ये बड़े होते हैं, इसीलिए इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये अल्फा पार्टिकल्स के बारे में हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। मैंने अभी बताया कि जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका मास जो होता है ये हाई होता है। अल्फा पार्टिकल के केस में जो मास होता है वो ज्यादा होता है, तो m की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और m की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अभी हमने अल्फा पार्टिकल्स का केस देखा है, और यहाँ मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है जिसमें अल्फा पार्टिकल एमिशन हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है, जो ये न्यूक्लियाइड है, ये है एक हैवियर न्यूक्लियाइड है, रेडियम का न्यूक्लियाइड हमने यहाँ पे लिया है। इसका मास है 226 और एटॉमिक नंबर है 88। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर न्यूक्लियाइड बन रहा है रेडॉन का, और उसमें अगर आप मास नंबर में डिफरेंस देखो तो मास नंबर में डिफरेंस कितने का है, -4 का, ठीक है। और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस अगर आप देखो तो ये है -2 का। तो हम यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि जो पार्टिकल निकलेगा उसका मास क्या होगा, 4 होगा, और एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 होगा। और ऐसा एक ही पार्टिकल होता है जिसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अब हम इसके बाद बीटा पार्टिकल एमिशन या बीटा डीके की बात कर रहे हैं। बीटा डीके में मैंने यहाँ पे बीटा साइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया है, क्योंकि बेसिकली बीटा पार्टिकल क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और बहुत ज्यादा एनर्जी होने की वजह से ही ये जो बीटा रेडिएशन होती है ये डेंजरस हो जाती है। अगर जैसे मैंने अभी बताया था अल्फा पार्टिकल्स के केस में कि अगर हम इलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में बीटा रेडिएशंस को पास करेंगे तो ये रेडिएशंस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि इनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। देन जो बीटा रेडिएशंस होती हैं उनका जो वेलोसिटी होता है ये 1/3 होता है एज कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। 1/3 मतलब 1/3, यानी इनकी जो वेलोसिटी होती है वो भी 10⁷ से 10⁸ के ऑर्डर में होती है। ये लगभग उसी ऑर्डर में होती है जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो जो बीटा रेडिएशंस होती हैं इनकी ये वेलोसिटी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि बीटा पार्टिकल का मास कम होता है। अल्फा पार्टिकल्स के केस में हमने देखा था कि वहां पे मास ज्यादा होता है, इसलिए वो धीरे चलता है। बीटा पार्टिकल हल्का होता है तो ये तेज चलता है। अब अगर हम आयनाइजिंग पावर की बात करें तो क्योंकि बीटा पार्टिकल का मास कम है और चार्ज भी अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में कम है, तो इनकी आयनाइजिंग पावर कम हो जाएगी। ये अगर किसी गैस सैंपल से या लिक्विड सैंपल से पास होंगे तो उनको कम आयनाइज कर पाएंगे। और अगर हम पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो पेनिट्रेशन पावर किस बात पर डिपेंड करता था, मास पे डिपेंड करता था। अल्फा पार्टिकल बड़े होते थे, भारी होते थे, तो वो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे। रेडिएशन जो होती है बेसिकली हल्के पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन से बने हुए होती है, तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है ज्यादा होती है। और अगर हम अल्फा पार्टिकल से कंपेयर करेंगे इनकी पेनिट्रेटिंग पावर 100 टाइम्स ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल, जो अभी हमने पहले पढ़ा। ये जो बीटा रेडिएशंस होती हैं इनको इस तरह से प्रेजेंट करा जाता है। अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में लिखते हैं तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। इसका मास नंबर क्या लिखा जाता है, 0, और इस पे जो चार्ज है
वो लिखा जाता है -1। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करता है। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, 12mv²। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, m होता है, ये लो होता है या स्मॉल होता है, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है बीटा पार्टिकल की, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट बीटा पार्टिकल्स। अब हम इसके बाद पॉजिट्रॉन एमिशन की बात कर रहे हैं। पॉजिट्रॉन को हमने बीटा प्लस से लिखा है। बीटा प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि बेसिकली पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन एमिशन की बात करते हैं। पॉजिट्रॉन एमिशन कब होता है? जब n/p रेशियो क्या होता है, लो होता है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे सोडियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा थे, और यहाँ पर जब ये ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है नियॉन में, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जा रहे हैं। तो n/p रेशियो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है जब पॉजिट्रॉन का एमिशन हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि पॉजिट्रॉन एमिशन कब होगा, जब n/p रेशियो कम होगा। n/p रेशियो को बढ़ाने के लिए पॉजिट्रॉन एमिशन होता है। फिर अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये डिफ्लेक्ट होता है टुवर्ड नेगेटिव प्लेट, जिससे कंफर्म होता है कि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। देन ये बहुत स्टेबल नहीं होते, इनको अपने आसपास कोई इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है तो ये उससे कंबाइन करके गामा रेडिएशंस फॉर्म करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है। पॉजिट्रॉन क्या करता है, आसपास कहीं से उसे एक इलेक्ट्रॉन मिला, उसके साथ वो कंबाइन कर जाता है और गामा रेडिएशन एमिट करता है। इलेक्ट्रॉन की तरह इनकी भी आयनाइजिंग पावर क्या होती है, कम होती है। देन जो लास्ट दो तरीके की एमिशंस हैं या रेडिएशन से रेडियोएक्टिविटी है, इसको हम पहले देख चुके हैं, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अभी। इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर मैंने आप लोगों को पहले बताया था। जब हम n/p रेशियो की बात कर रहे थे, n/p रेशियो जब लो होता है तब यहाँ पर के कैप्चर होता है। के कैप्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियस से में एक प्रोटॉन क्या करता है, के शेल से एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है और वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन करके न्यूट्रॉन बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। फिर आइसोमेरिक ट्रांजिशन वाला पार्ट जो है, इसको भी मैं बता चुका हूँ। हम लोगों ने न्यूक्लियर आइसोमर्स का एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियर आइसोमर्स होते हैं उनको उनके मास के आगे m लगा देते हैं, मतलब जो ज्यादा एनर्जी के न्यूक्लियर आइसोमर होते हैं। हम लोगों ने न्यूक्लियर शेल मॉडल पढ़ा था, और न्यूक्लियर शेल मॉडल में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन की तरह अलग अलग शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि अलग अलग शेल्स में प्रेजेंट होता है, तो हो सकता है कि कोई न्यूक्लियॉन लोअर लेवल से एक्साइट करके बाहर लेवल पे आ जाए, न्यूक्लियर लेवल पे, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर नहीं निकलेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर ही अलग अलग जो न्यूक्लियर शेल्स होते हैं उनमें लोअर शेल से हायर शेल में वो एक्साइट करता है। तो अगर वो एक्साइट करके हायर लेवल पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो इस तरह के आइसोमर को हम m से प्रेजेंट करते हैं। और मैंने ये बताया था कि इस तरह का जो न्यूक्लाइड होता है वो अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, और वो गामा रेडिएशन के एमिशन के साथ अपना जो लोअर स्टेबल न्यूक्लाइड होगा वो फॉर्म करेगा। मतलब उसमें क्या होगा कि ये जो न्यूट्रॉन था या प्रोटॉन, जो भी न्यूक्लियॉन था, ये हायर लेवल पे आ गया था, ये वापस चला जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा रेज का एमिशन हो जाएगा। सो आइसोमेरिक ट्रांजिशन भी एक तरह का रेडियोएक्टिविटी है, और इसका प्रैक्टिकल यूज मोजेबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये वाला जो आइसोमेरिक ट्रांजिशन या गामा रे एमिशन है, ये मोजेबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। मोजेबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली होता क्या है कि इसी तरह का कोई न्यूक्लियाइड जो होता है, ये गामा रेडिएशंस को एमिट करता है, और उस गामा रेडिएशन को कोई दूसरा न्यूक्लियाइड एब्जॉर्ब कर लेता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी इलेक्ट्रॉनिक सराउंडिंग क्या है और कौन कौन से उससे एटॉमिक ग्रुप्स, मतलब कौन कौन से ग्रुप्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।